सम्मानित नागरिकगण, आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा में आज का विषय बिल्कुल ताज़ा है। यूक्रेन के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। युद्ध के कारण वहां पर हालात बद से बदतर होते बताए जा रहे हैं। इन्हीं हालातों के बीच हजारों भारतीय नागरिक भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए वहां गए हैं और आज वतन वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परिजनों की नम हुई आंखें अपने बच्चों की घर वापसी के इंतजार में दिन रात टकटकी लगाए हुए हैं। देश और प्रदेश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सकुशल वतन लाने के लिए कई प्रकार के पुख्ता प्रबंधों के दावे किए जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में फ्लाइट भेजने का सिलसिला केंद्र सरकार द्वारा 2-3 दिन पहले ही शुरू किया गया, लेकिन अब तक यह बात भी सामने आ रही है कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन का बॉर्डर पार करने के बाद भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी व अन्य हिस्सों से बॉर्डर पर आने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। किसी तरह बॉर्डर पार करके दूसरे देश की सीमा में आ भी गए तो वहां पर भारत सरकार के दावों के अनुसार पुख्ता प्रबंध नहीं मिल रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही विभिन्न वीडियो में भी सामने आ रहा है। आखिरकार चूक कहाँ रही है? नागरिक पूछ रहे हैं कि जब भारत की सूझवान व विश्व में देश नाम ऊंचा करने वाले राष्ट्रीय भगत सरकार को यह ज्ञान तो पहले से ही अवश्य होगा कि यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है, तो फिर वहां से भारतीय नागरिकों के लिए वतन वापसी के प्रबंध आज से 15-20 दिन पहले क्यों नहीं शुरू किए गए? यदि सरकार द्वारा ऐसे प्रबंधन समय रहते कर दिए होते तो आज संभवतः हजारों भारतीय नागरिक यूक्रेन संकट में ना फंसते। इसी संकट को लेकर आज रविवार को हरियाणा के जींद शहर में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पर सद्भावना सामाजिक मंच के आह्वान पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों और यूक्रेन गए छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आप खुद ही सुनिए और देखिए। यूक्रेन से लौटे छात्रों व प्रदर्शनकारी बता रहे हैं जमीनी हकीकत। जी, मेरा नाम मयंक गोयल है। मैं वहाँ पे 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ यूक्रेन के अंदर, टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम वहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारी एक टीम थी वहाँ पे 40 बच्चों की, जो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए बच्चों की मदद किया करती थी, इंडियंस बच्चों की। तो जब ये वॉर चालू हुई तो हमने उस टीम को मतलब एज अ रेस्क्यू ग्रुप टीम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसमें से 5-10 बच्चे हमारे इंडिया में भी थे, जैसे मैं हूँ। तो हमने वहाँ पे क्या किया, बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए। क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। पहले क्या हुआ, एम्बेसी जो कीव में गए हुए थे बच्चे, वे वहीं की वहीं फंस गए जहाँ पे ट्रेन है। तो एम्बेसी ने क्या किया, उनको स्कूल के अंदर बिठा दिया है। ना उनके पास खाना है ना पानी है। सोचो, एम्बेसी के बगल के अंदर स्कूल है, वहाँ पे ना उनको खाना पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो एम्बेसी की मदद ना मिलने के बाद हमने बच्चों को बसें करवाई, पोलैंड बॉर्डर पे भेजा, सब कुछ किया। अब उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेरा पेज है टर्नोपिल डायरीज। यहाँ पर से मतलब ये सारे NGO से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको हम 8 जने मिलकर चलाते हैं वहाँ पे। तो हमारे ऊपर मतलब लगा लीजिए, हम वहाँ के 1100 बच्चों का हमने वो उठाया है। तो 1100 बच्चों को हम निकाल रहे हैं वहाँ से। हम अब तक 240 बच्चों के आसपास बच्चों को हम निकाल चुके हैं। ना ही कोई हमें इसके अंदर एम्बेसी की सहायता मिली है, ना ही हमें इसके अंदर किसी उसकी सहायता मिली है। सिर्फ जो है NGOs कर रहे हैं। जो पोलैंड साइड पे हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हमने उनकी मदद ली और चीज़ों की मदद ली। आप ये देखिए, यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं वो बच्चों को जाने नहीं दे रहे, सिर्फ इंडियंस को रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि ये उनकी प्लानिंग है। मतलब आप ये लगा दीजिए, सारे फॉरेनर्स को जाने दे दिया, सिर्फ इंडियंस को छोड़ के। वे चाहते हैं ताकि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी मदद करें इस काम के अंदर। तो कल रात के हम ये लगा लीजिए, हमारी टीम जो है 24 घंटे काम कर रही है। तो ये कब रोका गया इंडियंस को? इंडियंस को हर रोज रोका जा रहा है जी। आप करेंगे 2 दिन तक कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। तो अब आखिरकार हार मान के हमने अपनी यूनिवर्सिटी को ही कहा। हमारी यूनिवर्सिटी ने 2 बसें भर के भेजी हैं ऑफिशियल्स की, वहाँ पर से ऑफिशियल परमिशंस बनाई हैं। वे ऑफिशियल सब डिस्पैच हुए हैं बॉर्डर की तरफ, ताकि वे जाके उन बच्चों की मदद कर सकें, ऑफिशियल्स जिनकी वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अच्छी खासी जान पहचान है। तो आई होप कि वे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप लोगों ने कैसे, मतलब कहाँ निकाला, कहाँ भेजा उन बच्चों को? देखिए, हमने क्या किया, हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बसों का अरेंजमेंट किया। वे प्राइवेटली बस करी उन्होंने। जो रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड है, वहाँ जो बसें खड़ी होती है, स्प्रिंटर बस होगी, बड़ी बस होगी, तो वहाँ पर से
क्या हुआ, एक बड़ी मतलब लाख रुपए किराया, तो 2 लाख रुपए किराया देके उनको पोलैंड लेकर जाया गया, क्योंकि टर्नोपिल में रहना आसान नहीं है। वहाँ पे सोचिए रात भर सायरन बजते रहते हैं, सायरन बजते ही आपको बंकर में जाना होता है, तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे रहना। ठीक है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते बच्चे, तो इसलिए हमने सोचा कि बॉर्डर पे ज़्यादा सेफ है, बॉर्डर पे कम से कम जान तो बची रहेगी उनकी। तो आप ये लगाइए, पोलैंड बॉर्डर के ऊपर भेजा गया 7-8 बसें भर के, जिसके अंदर हर बस के अंदर हमने एक वॉलेंटियर रख रखा था अपना, जो बच्चों को इकट्ठा करके लेके गया है। और उसका बहुत मिनिमम चार्ज लिया गया है, सिर्फ एक बस का किराया 1500 से 2000 रुपये लिया गया है, जबकि वहाँ पे ओरो का किराया देखा जाए, एम्बेसी वाला खुद का किराया देखा जाए तो वो $100 था, मतलब 8-8 हज़ार रुपये था। ठीक है जी, बस का किराया सोचिए आप, हमने 1500-2000 रुपये के अंदर बसें का इंतजाम किया, बॉर्डर तक ले जाने का। और उसके बाद क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने लूट मचा दी थी इस चीज़ के, क्योंकि उनको फॉरनर्स ऐसे देख रहे थे जैसे पैसे कमाना है। उसके बाद दूसरे वॉलेंटियर्स को हमने पोलैंड के भेजा, पोलैंड के ऊपर 1000-1500 बच्चे इकट्ठे हो गए, उनको असिस्ट करने वाला कोई नहीं, कोई सिंगल भी नहीं। वहाँ पे अगर बच्चे वीडियो बना रहे हैं, यूक्रेन सोल्जर्स को पीट भी रहे हैं, वो सिर्फ ले जाने दे रहे हैं, या तो अदर फॉरनर्स को जाने दे रहे हैं, इंडियंस के सिवाय। यहाँ तक कि बांग्लादेश, पाकिस्तान वे भी क्रॉस कर गए। आप सोचिए, इंडियंस को पीटा जा रहा है? इंडियंस को नहीं पीटा गया है, पर जो अगर नाइजीरियंस और जो आवाज़ उठा रहा है मेनली उनको पीटा जा रहा है। मेरे खुद के जो 2 वॉलेंटियर्स थे उनको धक्का मुक्की के अंदर मारा गया, एक का तो सर भी फूटा हुआ है। तो अब क्या बताएं, मतलब कोई असिस्टेंस नहीं है वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से। इंडियन एम्बेसी क्या रोल है पूरे? इंडियन एम्बेसी का रूल था कि भाई, इंडियन एम्बेसी ने पहले हमें कहा कि भैया आप बॉर्डर तक आ जाइए, हमारी MEA की टीम आपको खड़ी मिलेगी वहाँ पे। वहाँ पर गए हम, कोई हमें टीम नहीं मिली, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से वापस आना पड़ा बच्चों को। अब क्या हुआ, वहाँ पे 2 दिन के बच्चे फंसे हुए हैं। आधे बच्चे खुद से, जो उनका वॉलेंटियर्स वाले थे, वे आपस में चले गए खुद से। जो बच्चे वहाँ पे जिन्होंने मना कर दिया कि शायद क्या पता गेट खुल जाए, तो बच्चों ने, आप ये सोचिए, बॉर्डर भाग भाग के पास किए हैं अभी। ठीक है, वहाँ से पहले पोलैंड की तरफ से भी पास होने नहीं दे रहे थे बॉर्डर को। तो हमने क्या किया, हमारे जो पोलिश बच्चे थे, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, वे जर्नलिस्ट को उठा के लेके आए वहाँ पर से, न्यूज़पेपर वालों को, मीडिया वालों को लेकर आए, और काफ़ी NGOs की उन्होंने मदद ली, और वहाँ से पोलैंड की तरफ से सभी पेरेंट्स, मोस्टली सभी पेरेंट्स हैं, और हम सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे वार जोन में फंसे हुए हैं। और सभी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो बच्चे इस समय वार जोन में फंसे हुए हैं, कृपया करके उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और उनको निकालने के लिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट का प्रबंध किया जाए। तो हम आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, एविएशन मिनिस्टर से, इंडियन एम्बेसी से, कि हमारे स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को जल्द से जल्द पुनः विचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स का जितना भी अरेंजमेंट जल्दी हो सके उन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं, जो खार्किव में है, कीव में है, ओडेसा में है मोस्टली बच्चे, वहाँ इतनी ज़्यादा हाई टेंशन है कि लगातार बमबारी और मिसाइल्स का जो वो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट इस हालात में, वो हाई टेंशन है। और बच्चों के पास खाने पीने जैसी सुविधाएं भी कम हो गई हैं और बच्चे काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो खार्किव में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, 7000 के करीब, उन बच्चों के पास में सिर्फ रशिया का बॉर्डर लगता है। यदि हमारी गवर्नमेंट बात करके स्टूडेंट को प्लीज़ किसी तरह से वहाँ से इवैक्यूएट करने का प्रबंध करे तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी होंगे। प्लीज़ कृपया करके हमारी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देकर, हमारी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द बच्चों को लाने का प्रबंध करें। आपकी जानकारी अनुसार अभी तक कितने बच्चे? मैं थोड़ी साइड रहेगा मेरा साइड। देखिए, अभी फ़्लाइट्स आ रही हैं, मैं ऐसा इस चीज़ को नहीं ठहराती कि वहाँ से फ़्लाइट्स नहीं आ रही हैं, फ़्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होने की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ फ़्लाइट्स आ रही थी वहाँ बच्चे एक साथ भाग दिए हैं। और बाय रोड जाना, ऐसे कुछ सिटी हैं वहाँ की जहाँ से बाय रोड जाना बहुत मुश्किल है, और बाय रोड में पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बमबारी सिर के ऊपर से, आप समझ सकते हैं, सिर के ऊपर से मिसाइल्स गिर रही है। बच्चे वहाँ से निकलेंगे तो मरेंगे, अंदर रहेंगे तो मरेंगे भूखमरी से। ऐसे में तुरंत प्रभाव से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन अपनाना चाहिए, बाय चार्टर, बाय फ्लाइट्स, या नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स इंक्रीज़ करके बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करने का इंतज़ाम किया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से। आप लोगों ने क्या डिमांड से और कौन कौन लोग शामिल रहे प्रोटेस्ट? सामाजिक सद्भावना का मुख्य जो है उद्देश्य ये है कि समाज में कॉमनवेल हारमोनी हो, सभी जो है मिलजुल के रहें, किसी भी जो है कोई भी ऊंच नीच ना हो। और उस उद्देश्य से हमने जो जितने भी अभिभावक थे
उनसे कांटेक्ट किया और जो बच्चों को वहाँ भेजते हैं उनसे किया। अगर भाई सामाजिक सद्भावना मंच ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं बाहर भारतीय, इवन सारे भारतीय, सरकार ने पहले भी ढिलाई की है लेकिन अब सब काम छोड़ के, जैसे जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 1-2 महीने का जो ये प्रोसेस हुआ तो बहुत से बच्चे वैसे ही बीमार होकर उनको वो हो जाएगा, वो ज़्यादा भयभीत होंगे। तो हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ भेजकर हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को यहाँ लाया जाए। और सामाजिक सद्भावना मंच ये भी संदेश देता है कि युद्ध जो है कोई समस्या का हल नहीं है, युद्ध से तबाही होती है। युद्ध न करके वैसे बातचीत से हल निकलना चाहिए, जो क्योंकि इस दुनिया ने 2 महायुद्ध देखे हैं और उनमें जो तबाही है वो उसका मंजर है कि आने वाली जनरेशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा ये शांति का संदेश है और भारत सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को, पहले बच्चों को जो है वहाँ से भारत ले आ जाए। इस युद्ध पर आम जनता क्या सोचती है, मतलब जो कौन पहल कर रहा है और क्या युद्ध के बारे में क्या राय है लोगों की? ये इस मैं तो युद्ध तो मेरा ख्याल कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये इस बात का ये है कि भाई जो महाशक्तियाँ हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं न कहीं जो है वो अटैक करती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोष महाशक्तियाँ का है, उसमें चाहे वो कोई से पक्ष की भी हो, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करना और अपने हथियार बेचना, यही लक्ष्य है। लेकिन उसमें जो गरीब, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकसित देश हैं ना, विकासशील देश हैं, और जो उससे भी नीचे वाले देश हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है और आम जनता, सभी दुनिया की जनता को इसमें नुकसान है। तो हमारा तो यही है भाई, शांति का संदेश और युद्ध बंद होना चाहिए। ऐसा जी, एक तो हम दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं दुनिया में पूरी तरह शांति हो और किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और युद्ध पे जो आज ये रूस ने जो चालू कर रखा है, देखिए रूस भी एक तरह से बड़ी ताकत है और नाटो जो है, नाटो का मुख्य संचालन कर रहा है अमेरिका। और दुनिया में कहीं अशांति होती है, मेरा मानना ये है उसमें अमेरिका का योगदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और नाटो का जो हस्तक्षेप किया जा रहा था वो यूक्रेन को एक तरह से मोहरा बना के जो नाटो का विस्तार करने की योजना थी अमेरिका की, वो बिल्कुल गलत है। और उस गलत के कारण फिर रूस ने जो किया है वो गलत है। हालांकि हम देख रहे हैं मॉस्को के अंदर रूसी नागरिक जो है अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं दुनिया में कहीं भी हमला होता है उसकी जो जनता है वो अपनी सरकार का विरोध करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रूस की जनता भी जब युद्ध के खिलाफ आ रही है तो हम तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, हमने तो युद्ध का विरोध करना ही करना चाहिए। क्योंकि तीसरी दुनिया के जो देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और वो जो चीज़ें बाहर से आती हैं, चाहे तेल है और चाहे गैस है, दूसरी चीज़ें हैं, वो बहुत ही महंगी हो जाएंगी और आम आदमी को यहाँ झेलना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया में विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें महंगी होंगी और हमारी जो एक तरह से खरीदने की जो कैपेसिटी है वो उतनी ही है। इसलिए हमें दुनिया में शांति का संदेश देना चाहिए। शांति से ही दुनिया विकसित हो सकती है, मानव सभ्यता का विकास शांति से हो सकता है, कभी भी युद्ध से नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? रामफल दैया मास्टर, सामाजिक सद्भावना।